अस्सलाम वालेकुम। फेक न्यूज़ बस्टर विद फ़खर दुरानी में खुश आमदीद। साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जो इंटरव्यू की एक और किस्त आज जारी हुई है, जिसमें उन्होंने होशरुबा किस्म के इंकशाफात किए हैं। जब उसके ऊपर मैंने फैक्ट चेक करने की कोशिश की तो पता चला कि उनमें से बहुत सारे ऐसे दावे हैं जनरल कमर जावेद बाजवा के, जो उन्होंने गलत बयानी से काम लिया है और ये जो हकायक को तोड़ मोड़ कर पेश किया है। तो आज के इस प्रोग्राम में हम फैक्ट चेक करेंगे जनरल बाजवा ने जो भी इंकशाफात किए हैं उन इंकशाफात के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये जो एक जनरल बाजवा साहब ने इंटरव्यू दिया है, एक सहाफ़ी हैं शाहिद मेतला साहब, उनको जो उन्होंने मेतला साहब ने जो है वो इंटरव्यू मुख्तलिफ जो उसकी सीरीज़ में वो उन्होंने शाये करने की वो की है। और साथ ही ये एक कंट्रोवर्सी भी शुरू होगी कि क्या जनरल बाजवा ने इंटरव्यू दिया भी है या नहीं दिया। इस हवाले से भी मुख्तलिफ जो है वो दावे आते रहे हैं। बाजवा साहब की तरफ से ये डिनाई किया गया है कि उन्होंने कोई ऐसा इंटरव्यू नहीं दिया, जबकि जो सहाफ़ी हैं वो इस बात पर कायम है कि उन्होंने इंटरव्यू दिया है। और उसी तसलसल में उन्होंने जनरल बाजवा के साथ जो इंटरव्यू था, एक तवील नशिस्त थी, उसके एक तीसरी किस्त आज जारी की है, जिसमें उन्होंने बाजवा साहब के हवाले से जो रिपोर्ट किया है, वो कहते हैं कि जनरल बाजवा ने ये इंकशाफ किया है कि हम यानी कि फ़ौज हर चीज़ को कंट्रोल नहीं करती। जजेस खुद से भी बहुत कुछ कर रहे होते हैं। और जनरल फैज़ हमीद के बारे में वो ये कहते हैं कि आप किसी से अगर 8 काम करवा लें तो 2 काम वो खुद से कर देता है, तो फिर आप उसको रोकने के काबिल नहीं होते और उससे पूछ नहीं सकते। इसी तरह एजेंसीज़ के हवाले से जो है वो कहते हैं कि बहुत सारे काम एजेंसीज़ खुद से कर रही होती हैं। कहते हैं कि जो आसिफ सईद खोसा साहब हैं, उनका शरीफ फैमिली के साथ ज़ाती अनाज था, जिसकी बुनियाद पे जो फैसला दिया, जिसमें सिसिलियन माफिया और गॉडफादर के हवाले से जो उन्होंने रिमार्क्स दिए थे, ये उनका ज़ाती अनाज था, क्योंकि 90s की दहाई में जो है वो शहबाज शरीफ साहब जो हैं, उनकी बहन को तलाक दी थी, जिसकी वजह से जस्टिस खोसा साहब को उनके साथ इनाद था। और साथ ही बाजवा साहब जो है इस इंटरव्यू में ये भी कहते हैं कि मुझे नवाज शरीफ ने आर्मी चीफ बनाया था, तो मैं कैसे नवाज शरीफ को निकालने में बतौर आर्मी चीफ जो है वो किरदार अदा कर सकता हूँ या नाअहल करवा सकता हूँ। साथ ही वो ये भी बाजवा साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फौज के जिम्मे टास्क लगाया था वो ये था कि फौज सबूत मुहैया करे नवाज शरीफ की नाअहली के हवाले से। और एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने आज जो इंटरव्यू है उसमें ये इंकशाफ किया है कि जनरल आसिम मुनीर जो मौजूदा आर्मी चीफ हैं, उनके अरब ममालिक के साथ बड़े अच्छे मरासिम थे। तो कहते हैं कि उन्होंने जो आसिम मुनीर साहब को भेजा यूएई के इनके खिलाफ जो है नवाज शरीफ के खिलाफ सबूत लाएं, तो वो यूएई से नवाज शरीफ का अकामा ले आए, जिसकी बुनियाद पे नवाज शरीफ को पनामा केस में नाअहल किया गया था, वो अकामे की बुनियाद के ऊपर था। तो उसके साथ साथ बाजवा साहब ये भी कहते हैं कि आर्मी चीफ जब बना तो 3 वजूहात की बिना पर मुझ पर प्रेशर था। अ, एक ये कि नून लीग का जो मुशर्रफ पर आर्टिकल 6 लगाना था, उसकी वजह से फौज के अंदर से दबाव था उनके ऊपर। साथ ही वो ये कहते हैं कि पानामा पेपर्स के बाद जब वजीर आजम चोर है कि ये जो एक बयानिया बन गया, तो उसके बाद भी बतौर आर्मी चीफ उनके ऊपर प्रेशर था इनको निकालने के हवाले से। और तीसरा जो वो कहते हैं कि जिसकी वजह से दबाव था, वो ये था डॉन लीग्स के हवाले से, फौज के अंदर से इनके ऊपर प्रेशर था। तो ये जो है कुछ पॉइंट्स हैं जो चीदा-चीदा जो नई किस्त जारी हुई है जनरल बाजवा के इंटरव्यू के हवाले से, तो उसमें जो जनरल बाजवा ने इन हकायक का जो है वो इंकशाफ किया है, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर फैक्ट चेक किया जाए। सबसे पहले हम फैक्ट चेक कर लेते हैं, ये जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जनरल आसिम मुनीर जो अब मौजूदा आर्मी चीफ हैं, उसको बाजवा साहब कहते हैं कि क्योंकि अरब ममालिक के साथ उनके अच्छे मरासिम थे, इसलिए उनको भेजा गया कि नवाज शरीफ के खिलाफ जो है वो सबूत वो इकट्ठे करके लाएं। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, उस टाइम जनरल आसिम मुनीर शायद डीजीएमआई थे, मिलिट्री इंटेलिजेंस थे शायद इस वजह से। और क्योंकि जनरल आसिम मुनीर साहब पहले सऊदी अरब में भी काम कर चुके थे बतौर मिलिट्री अताशी के, तो इस वजह से इस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो बाजवा साहब ये दावा कर रहे हैं कि उनके जो अरब ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात थे। अब अगर हम इसका फैक्ट चेक करते हैं, बाजवा साहब ये कहते हैं कि आसिम मुनीर साहब जब यूएई गए तो वहाँ से नवाज शरीफ का जो अकामा है वो यूएई से ये बतौर सबूत के ले आए, जिसकी बुनियाद के ऊपर पनामा केस में नवाज शरीफ को नाअहल किया गया है। अब अगर हम इसका जब फैक्ट चेक करते हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बैकग्राउंड थोड़ा सा बता दूं कि ये जो पनामा केस था उसमें सुप्रीम कोर्ट के जो 5 जो रुकनी जज
تھے جو بینچ تھا وہ تو انہوں نے اپنے طور پہ پہلے وہ کیا جو پاناما کیس کی جو ہیئرنگ تھی وہ سماعت تھی وہ کی، اس کے بعد انہوں نے ایک جے آئی ٹی کنسٹیٹیوٹ کی. جے آئی ٹی میں 6 اراکین جن کو سپریم کورٹ نے ہیرے بھی ڈکلیئر کیا تھا کہ یہ ہمارے ہیرے ہیں، وہ اس کو جو ہے ان کی سربراہی میں 6 جو اراکین تھے اس میں ایک سیکیورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان سے ایک نمائندہ تھا، ایک جو ہے وہ اسٹیٹ بینک سے ایک نمائندہ تھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ایف بی آر سے اور ایک جو نمائندہ تھا وہ ایف آئی اے کے جو تھے واجد ضیاء صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ ایم آئی سے بھی اور آئی ایس آئی سے بھی جو نمائندگان تھے یہ جو جے آئی ٹی بنی تھی اس میں، اور ایک نیب سے جو ہے وہ بھی یہ جو مختلف جو جے آئی ٹی کے لیے جن کی سربراہی میں بنائی گئی تھی، ان 6 کے علاوہ جو درجنوں کے حساب سے سپورٹنگ سٹاف تھا جو کہ جے آئی ٹی کو اسسٹ کر رہا تھا تمام ثبوتوں کے حوالے سے، اور جو پاناما کی جو جے آئی ٹی تھی جو انویسٹیگیشن کر رہی تھی ان میں اسسٹ کرنے کے لیے اس جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تھی اس کو ان جب یہ جے آئی ٹی نے اپنی رپورٹ کنکلوڈ کی اور اس کے بعد اکاؤنٹیبلٹی کو جب کنکلوڈ کی اور وہ سپریم کورٹ میں پیش کی، تو سپریم کورٹ نے اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کی بنیاد پہ نواز شریف کو جو نائل کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے اقامہ ڈکلیئر نہیں کیا تھا، اور ساتھ ہی جو سیلری تھی اپنے بیٹے کی ایک کمپنی تھی یو اے ای میں اس سے جو سیلری لے رہے تھے وہ ڈکلیئر نہیں کی تھی. تو جو بنیاد بنی تھی وہ اقامہ تھا، جس کی بنیاد پہ نون لیگ کی طرف سے یہ بیانیہ بھی بنایا گیا کہ پاناما سے نکلا اقامہ اور اس کی بنیاد کے اوپر ان کو وہ کیا گیا ہے. جب میں نے یہ باجوہ صاحب کا بھی حالیہ انٹرویو میں یہ دیکھا ہے، حقائق دیکھے ہیں یا انہوں نے جو انکشافات کیے ہیں، تو اس کے بعد میں نے سوچا کہ اس کا فیکٹ چیک کیا جائے. 2013 کے جو نومینیشن پیپر ہیں نواز شریف نے بطور ممبر قومی اسمبلی کے امیدوار کے جو جمع کرائے تھے الیکشن کمیشن میں، اس میں انہوں نے 134 صفحات کے اپنے نومینیشن پیپرز جمع کرائے. ان 134 صفحات میں سے جو ہے انہوں نے اپنی جو ٹیکس ریٹرنز ہیں وہ بھی جمع کرائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر کاغذات تھے وہ بھی جمع کرائے. ساتھ ہی انہوں نے جو سب سے امپورٹنٹ تھا اپنے 2 پاسپورٹس کی کاپیز جمع کرائی. وہ جو 2 پاسپورٹس تھے، ایک جو ہے وہ ہو گیا تھا، ایکسپائر ہو گیا تھا، اس کے بعد جو ریسنٹ موسٹ تھا وہ بھی انہوں نے جمع کرائی. جو دوسرا جو پاسپورٹ تھا اس کے پیج نمبر 24 اور 25 کے اوپر نواز شریف نے اپنا جو یو اے ای کا اقامہ ہے وہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا جنرل باجوہ یہ غلط بیانی کر رہے ہیں یا کیا یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ انہوں نے عاصم منیر صاحب کو بھیجا، وہ یو اے ای سے اقامہ اسپیشل، ایسے لگ رہا ہے جیسے کہ بڑا ہی کوئی ایسی زبردست انویسٹیگیشن کر کے وہ اقامہ نکال کے لیا جس کی بنیاد کے اوپر ان کو نائل کیا گیا. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ جو جے آئی ٹی تھی اس کے ساتھ ساتھ جو سپریم کورٹ کے جو 5 جج صاحبان تھے اور پھر بعد میں جو اکاؤنٹیبلٹی کورٹ، اور یہ سارا ایک پوری مشینری تھی حکومتی جو کہ اسسٹ کر رہی تھی ان جو پاناما پیپرز کی انویسٹیگیشن تھی اس میں، کیا انہوں نے اتنا بھی تردد نہیں کیا کہ یہ جو نواز شریف کے نومینیشن پیپرز ہی ایک دفعہ دیکھ لیتے اور اس میں یہ باقاعدہ طور پہ ڈکلیئرڈ تھا، یا اگر انہوں نے دیکھا تھا تو کیا جان بوجھ کے اس کو جو ہے انہوں نے جو ہے اگنور کیا یہ جو اقامہ تھا، اور پھر اگر اگنور کیا تو پھر کس بنیاد کے اوپر ان کو نااہل کیا. یہ جنرل باجوہ صاحب غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، یا تو پھر یہ آرمی چیف جو موجودہ ہے اس کو ڈیفیم کرنے کے حوالے سے کہ شاید ان کا رول تھا نواز شریف کو نائل کرانے میں، یا پھر جان بوجھ کے فیکٹس کو توڑ موڑ کر پیش کر رہے ہیں. لیکن حقیقت یہ ہے کہ نواز شریف نے یہ جو ان کے نومینیشن پیپرز ہیں 2013 کے اس میں ڈکلیئر کیا ہوا ہے باقاعدہ طور پہ. وہ میں آپ کو اسکرین کے اوپر شیئر بھی کروں گا، اور علیحدہ سے اس کی ویڈیو بنا کے بھی اس کے پروگرام کے اینڈ پہ وہ بھی لگاؤں گا کہ جو اقامہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے اور جو ان کے پورے نومینیشن پیپرز کی جو کاپی ہے وہ آپ کو دکھاؤں گا. تو یہ جنرل باجوہ صاحب یا تو قوم کو جو ہے وہ بے وقوف بنا رہے ہیں، یا پھر وہ جان بوجھ کے یہ غلط بیانی کر رہے ہیں اس انٹرویو میں. اب یہ وہ ہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ وہ غلط بیانی کیوں کر رہے ہیں. اب بڑھتے ہیں جو انہوں نے ایک اور دعویٰ کیا اس کے اوپر. وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی فوج کا جوڈیشری کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں تھا، یہ جو ججز تھے وہ خود سے سب کچھ کر رہے تھے. یہ جو نواز شریف کے نااہلی کے حوالے سے جو سوال کا جواب دیتے ہوئے، تو اس کا اگر ہم فیکٹ چیک کریں یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ پاناما پیپرز کی جب چل رہی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ نے ایک اس ٹائم دی نیوز کے رپورٹر تھے احمد نورانی، اس کو کنٹیمپٹ آف کورٹ کا نوٹس بھیجا تھا. وہ کس سٹوری کے اوپر تھا؟ احمد نورانی نے ایک سٹوری کی تھی کہ یہ جو جے آئی ٹی ہے اس کی تمام سیکیورٹی جو ہے وہ آئی ایس آئی کے حوالے ہے.
تو उसकी बुनियाद के ऊपर उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट दी गई थी। उसके बाद फिर आप देखें ये एक सीक्वेंस में हम अगर देखते हैं, जो दूसरा देखें, जब ये अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में चल रहा था केस, तो उस टाइम एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर आई थी जिसमें एक आर्मी के जो आईएसआई के एक कर्नल थे, वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट से बाहर जा रहे थे, जिसको एक रिपोर्टर ने चेस किया और पूछा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे थे, तो उन्होंने अपना मुंह छुपा लिया था। तो ये एक दूसरा पॉइंट देख लें, और उसके बाद फिर तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट इस हवाले से, जो जनरल बाजवा का ये जो दावा है कि फौज नहीं कर रही थी बल्कि जजेस खुद से कर रहे थे, वो है जस्टिस शौकत अजीज सदीकी साहब का जो रावलपिंडी बार में जो खिताब था वो, और उसके बाद जब उनको नाअहल किया गया या जो रेफरेंस के जरिए उनको हटाया गया बतौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट जज के, तो उसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक एफिडेविट पेश किया और उसमें अपनी जो स्टेटमेंट जमा कराई, उसमें उन्होंने जनरल फैज़ हमीद का जिक्र किया है बाकायदा तौर पे कि वो उनकी रिहाइश गाह पे इस्लामाबाद में उनसे मिलने आए और उनसे ये दरख्वास्त की कि जो बेंचेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, जो अपील के हवाले से बनने थे, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के फैसले के खिलाफ जो अपील चल रही थी, उसके हवाले से वो इनके साथ ताउन करें। तो जस्टिस जो शौकत अजीज सिद्दीकी साहब थे कि उन्होंने ये जनरल फैज़ हमीद को जवाब दिया कि आइन और कानून के मुताबिक जो होगा वो उसके मुताबिक चलेंगे। तो उस पे जनरल फैज़ हमीद का ये जो फेमस एक फ़िक्रा था कि फिर तो हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाय हो जाएगी। अब ये जनरल बाजवा साहब पता नहीं किस बुनियाद के ऊपर कौम को या तो वो बेवकूफ़ समझ रहे हैं या फिर जानबूझ के ही गलत बयानी कर रहे हैं कि फ़ौज का इस हवाले से कोई ताल्लुक नहीं था, जो नवाज शरीफ की नाअहली थी। तो ये जो जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी ने हाईएस्ट जो लीगल फोरम है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, एफिडेविट में ये बाकायदा तौर पे कहा है कि जनरल फैज़ हमीद जब उनके पास आए तो यही कहा कि हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाय हो जाएगी। अगर ये 2 साल की मेहनत वाली बात, तो फिर ये बाजवा साहब कैसे दावा कर रहे हैं कि फौज का इसके हवाले से कोई ताल्लुक नहीं था, ये जुडिशरी जो है या जजेस जो है वो अपने तौर पे खुद से वो काम कर रहे थे। तो ये भी इनका जो दावा है फैक्ट चेक किया जाए तो ये गलत साबित होता है कि फौज का कोई ताल्लुक नहीं था। अब बढ़ते हैं जो तीसरा एक फैक्ट चेक के ऊपर, उसमें ये आज के जो इंटरव्यू है उसमें बाजवा साहब ये भी दावा करते हैं कि जो जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब हैं उनका नवाज शरीफ फैमिली के साथ ज़ाती अनात था, जिसकी बुनियाद पे उन्होंने नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दिया। ये रिमार्क्स थे सिसिलियन माफिया या गॉड फादर वाले, ये उनके ज़ाती अनात की बुनियाद के ऊपर थे, क्योंकि 90s में वो कहते हैं कि जो इनकी हमशीरा थी जस्टिस आसिफ सईद खोसा की, उनको तलाक दे दी थी शहबाज शरीफ ने अर्ली 90s में। अब अगर इसका फैक्ट चेक करें कि लेट्स सपोज वो मान लेते हैं कि उनका जो है ये अर्ली 90s वाला जो एक रूमर्स है या जो अफवाह है शहबाज शरीफ की जो डिवोर्स के हवाले से, उसका ये अर्ली 90s की बात है। आप ये तारीख उठा के देख लें कि जो जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब हैं उनकी अपॉइंटमेंट कब हुई बतौर लाहौर हाई कोर्ट के जज के। जस्टिस आसिफ सईद खोसा को मुस्लिम लीग नून का जो दूसरा दौरे हुकूमत था उसमें बतौर लाहौर हाई कोर्ट के एडिशनल जज के लगाया गया। ये मैंने पहले एक प्रोग्राम भी किया है कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा और जस्टिस साकिब निसार को नून लीग ने कैसे जज बनाया। तो ये 1998 में जब इनको जज तैनात किया गया एडिशनल जज के तौर पे लाहौर हाई कोर्ट के, तो 1 साल के बाद जस्टिस आसिफ सईद खोसा को की समरी जब परमानेंट जज लगाने के हवाले से, जब उस टाइम सदर रफीक तारड़ साहब थे, उन्होंने फौरन ही आसिफ सईद खोसा साहब की समरी अप्रूव कर दी थी, जबकि साकिब निसार साहब को मजीद 1 साल काम करने के लिए कहा गया था कि आप बतौर एडिशनल जज 1 साल मजीद काम करें। उसकी वजह ये थी कि जो उस टाइम नून लीग की हुकूमत थी और ख़ासतौर पे जो सदर रफ़ीक तारड़ साहब थे, वो ये चाहते थे कि आसिफ सईद खोसा साहब पहले एलिविएट होकर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और ज़्यादा अरसे तक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहेंगे। इस वजह से उन्होंने ये साकिब निसार साहब थे उनकी समरी भी जो है 1 साल के लिए मजीद काम करने के लिए रिजेक्ट कर दी थी। तो ये गलत एक दावा है कि आसिफ सईद खोसा साहब जो है इसी वजह से नून शरीफ फैमिली के खिलाफ उनका ज़ाती अनाद था, क्योंकि शरीफ फैमिली ने तो उस वाक़े के बाद ही जो खोसा फैमिली है उसको ना सिर्फ नवाजा, ना एक तो ये कि उनको जज अपॉइंट किया, और उसके बाद जो उनके दूसरे भाई थे नासिर खोसा साहब, उनको जो जब वो ब्यूरोक्रेट थे उनको अच्छी से अच्छी पोस्टिंग दी गई, और वो भी नून लीग के दौर में। तो ये बाजवा साहब का ये दावा भी कोई जो है ना वो स्ट्रॉन्ग बुनियादों के ऊपर नहीं है कि खोसा फैमिली का जो खोसा साहब का इनाद था, इस वजह से उन्होंने शरीफ फैमिली के खिलाफ जो है वो ये फैसला, इतना सख्त फैसला दिया है। तो ये 3 पॉइंट्स का जो फैक्ट चेक है, ये क्योंकि वक्त कम था, आज ही ये इंटरव्यू रिलीज हुआ है, इस वजह से मैंने सोचा कि ये जो मेन पॉइंट्स हैं इनका
पहले फैक्ट चेक कर लिया जाए। उम्मीद है कि मैं इसके जो बाकी जस्टिस सॉरी जो जनरल बाजवा साहब के जो बाकी इंकशाफात हैं उसके ऊपर भी फैक्ट चेक करूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम भी पसंद आएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।